सो हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस पॉइंट बेस्ड यूट्यूब चैनल पे। और बात करें आज फ्रेंड्स आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की, तो आज हम सभी द हिंदू के 8 दिसंबर 2020 के द हिंदू से संबंधित कुछ प्रमुख आर्टिकल्स पर डिस्कशन करेंगे और उनके की हाइलाइट्स को समझेंगे। तो बात करें आज के सबसे पहले आर्टिकल की, तो वो आर्टिकल कुछ इस प्रकार से होगा कि सबसे पहला हमारा आर्टिकल होगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, यानी कि जो सबसे पहला हमारा आज का आर्टिकल होगा वो होगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इस पे हम पिछले दिनों भी डिस्कशन कर चुके हैं और आज भी इसके की हाइलाइट्स को समझेंगे। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी इज़ वाइटल, इस पे एक यूनिक आर्टिकल आया हुआ है, इसको हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ प्रोटीन स्ट्रक्चर का एक यूनिक आर्टिकल आया हुआ है, इसके की पॉइंट को समझते हुए हम लोग देखेंगे। इंडिया यूथ पे एक बेहतरीन आर्टिकल आया हुआ है जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसमें कुछ जो भी डाटा दिए हुए हैं वे कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और फाइनली आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को देखते हुए इस सेशन को हम सभी लोग परफेक्टली और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स आज के सबसे पहले आर्टिकल को। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, जो हमारा आज का पहला आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है कि एससी नोड फॉर सेंट्रल विस्टा इनॉग्रेशन। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनके द्वारा 10 दिसंबर को यानी कि दिसंबर 10 को पीएम जो है इसकी फाउंडेशन की स्टोन रखेंगे, यानी इसकी आधारशिला को रखेंगे। यानी लगभग आप सभी लोग जानते होंगे कि 10 दिसंबर 2020 को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नींव को रखेंगे। सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, तो जो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में यदि हम बताएं तो जो हमारी ओल्ड पार्लियामेंट थी उसके स्थान पे एक न्यू पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहला रहा है। यानी कि यदि हम बात करें जो हमारी पुरानी जो संसद थी, पार्लियामेंट थी, जो पुरानी पार्लियामेंट थी उसके स्थान पे नई पार्लियामेंट को बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से कहलाता है। तो थोड़ा सा इसके और भी बेसिक एस्पेक्ट को समझें तो वे कुछ इस प्रकार से होंगे। तो इसमें आप सभी देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि जो हमारे जनरल सॉलिसिटर जो है तुषार मेहता है और जस्टिस एम खानविलकर के नेतृत्व में एक पीठ ने कहा कि केवल आधारशिला रखने का कार्यक्रम किया जाएगा, यहाँ पे कोई भी निर्माण कार्य या इमारतों गिराने जैसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा। तो आपके मन में विचार आ रहा होगा कि जो हमारी जो पुरानी पार्लियामेंट है क्या उसको तोड़ दिया जाएगा? तो ऐसा कोई बात नहीं है, उसको म्यूजियम का फॉर्म दे दिया जाएगा या कोई और भी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उसके स्थान पे एक नई पार्लियामेंट का निर्माण और कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट का जो मतलब कि परियोजना की जो घोषणा हुई थी वो पिछले साल सितंबर महीने में हुई थी। कब हुई थी? पिछले साल सितंबर महीने में हुई थी, जिसमें एक नए त्रिकोणाकार संसद भवन का निर्माण किया जाएगा और इसमें लगभग 900 से 1200 सांसदों के बैठने की पूर्णतः क्षमता होगी। यानी कि इस जो संसद भवन की जो आकृति होगी वो कैसी होगी? ट्रायंगल। अब तक जो संसद भवन थी वो कैसी थी? गोलाकार थी। अब जो वर्तमान में बनेगी वो बनेगी ट्रायंगुलर यानी कि त्रिकोणाकार बनेगी, और उसकी जो क्षमता होगी इसमें सांसदों और एमएलए की जो बैठने की क्षमता होगी वो लगभग 900 से 1200 सांसदों के बैठने की जगह होगी। अर्थात आने वाले समय में सांसदों की संख्या जो इंक्रीमेंट होगा उसको भी ये बेहतर तरीके से कवर करते हुए आगे बढ़ेगी। तथा इसका जो निर्माण का जो लक्ष्य है वो अगस्त 2022 तक रखा गया है, क्योंकि तब तक जो देश है हमारी स्वतंत्रता की 75th यानी कि 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। और साथ ही साथ इसमें सेंट्रल सेक्रेटरीट भी बनाने की बात की गई, यानी कि इस केंद्रीय सचिवालय भी बनाने का अनुमान जो है 2024 तक है। और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने 5 दिसंबर को कहा था कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वे 10 तारीख को क्या करेंगे? 10 तारीख को यानी 10 दिसंबर को नए संसद भवन की जो है आधारशिला रखेंगे और इसका निर्माण कार्य जो 2022 तक पूरी होने की संभावना है। साथ ही साथ इस पूरी परियोजना में जो लागत है वो लगभग 971 करोड़ रुपए की आएगी और भी बहुत सारे एस्पेक्ट आप सभी लोग देख सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के सभी बेसिक एस्पेक्ट को समझ चुके होंगे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। पुराने पार्लियामेंट के स्थान पर नई पार्लियामेंट को बनाना ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहला रहा है। तो देखते हैं फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट आर्टिकल। तो इस आर्टिकल में आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंसी इज वाइटल, यानी कि पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है पारदर्शिता, वाइटल मतलब होता है महत्वपूर्ण, यानी कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो महत्वपूर्ण होती है। अर्थात हम सभी इस आर्टिकल के अंतर्गत कोविड-19 की जो वैक्सीन बन रही है और बनने तक का जो प्रोसेस था और बनने के बाद जो उसके वैक्सीनाइजेशन का जो प्रोसेस रहेगा, इन सभी की बातें की जा रही है। और इन सभी बातों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बात ये कही जा रही है कि जो पूरा प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए, ना कि उसमें कोई भी मतलब कि सीक्रेट रहना चाहिए। सब कुछ पारदर्शिता के साथ दिखना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हाल ही के दिनों में अनेक प्रकार की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अनेक प्रकार की वैक्सीन की बात की गई। जैसे पिछले दिनों में कल ही हम लोगों ने कोविशील्ड के बारे में पढ़ा। कोविशील्ड के अंतर्गत हम सब जानते हैं कि जो DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है
उन्होंने ये अप्रूवल कर लिया है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में जो है हम कोविशील्ड का यूज कर सकते हैं। ये कहीं कहीं पे आप में इम्पॉर्टेंट रहता है। और भी बहुत सारी कंपनी जैसे कि फाइजर है, एस्ट्राजेनेका है, और भी सारी वैक्सीन है जिनका फेज़ 3 का ट्रायल चल रहा है, और ये लगभग 94% 95% ऐसे क्या है दवाइयाँ इफेक्टिव हैं। तो फिर भी अगर इसका वैक्सीनाइजेशन किया जा रहा है, अगर कोई भी इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसका किस प्रकार, उसके लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, इन्हीं सब बातों की चर्चा इस पूरे आर्टिकल में हमें देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि प्रेडिक्टिंग इन प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर अपने आप में एक यूनिक आर्टिकल हो जाता है, और हम सभी लोग समझेंगे आज कि व्हाट इज द प्रोटीन स्ट्रक्चर। देखिए ये बातें उभर के सामने क्यों आ रही है, क्योंकि कोविड-19 ने कुछ नए तथ्यों को लाकर सामने रख दिया। जैसे कि अगर बात करें, इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ मिक्स स्प्लैश इन वर्ल्ड साइंस पीपल एक्साइटेड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट SARS-CoV-2। अगर कोरोना वायरस कोविड-19 की जो वायरस है उसका नाम पूछा जाए आपसे, तो आप सब लोग जानते होंगे कि उसके वायरस का नाम है SARS-CoV-2। क्या है? SARS-CoV-2। तो SARS-CoV-2 के अगर स्ट्रक्चर की फ्रेंड्स बात करें तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है कि एक ग्राउंड की तरह घुंडी बनी हुई है, और एक घुंडी है जो दिख रही है आपको। इस घुंडी को हम लोग कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। क्या कहते हैं? स्पाइक प्रोटीन। और यही स्पाइक प्रोटीन हमारे सेल्स से कनेक्ट होता है, और कोविड-19 का जो वायरस है यानी SARS-CoV-2 जो हमारे बॉडी में इंटरेक्ट करता है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये जो कोविड-19 का जो वायरस है ये RNA बेस्ड है। कैसा है? RNA बेस्ड वायरस है, और इसका जो स्ट्रक्चर ये जो है सिस्टम, ये प्रोटीन का मतलब कि सिस्टम बना हुआ है। यानी कि ये जो वायरस है पूर्णतः प्रोटीन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। और इस वायरस की अगर बात करें तो एक कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग लेट मी नो बताने का प्रयास करेंगे कि जो कोविड-19 की जो चेकिंग होती है, जो मतलब कि किसी को देता है, वो किस मेथड के माध्यम से चेक किया जाता है। किसी भी व्यक्ति का जो कोविड-19 परीक्षण होता है, कोरोना वायरस की जो जांच होती है, वो किन मेथड्स के माध्यम से होती है, तो इसको आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लेट मी नो बताने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। उसके पहले थोड़ा सा इसके एक और बेसिक एस्पेक्ट को समझते हैं कि जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है इस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो कि जो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। इसमें जो एटम्स होते हैं, जो प्रोटीन के एटम्स होते हैं, वो 3 डायमेंशनल होते हैं। कैसे होते हैं? 3 डायमेंशनल होते हैं। और ये किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड चेन मॉलिक्यूल्स के। किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड चेन मॉलिक्यूल्स के। और ये कैसे होते हैं? 3 डायमेंशनल। तो आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? 3 डायमेंशनल। कैसी होती है? 3 डायमेंशनल। तो फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इस आर्टिकल में देख पा रहे होंगे लिखा है इन्वेस्टिंग इन इंडियाज़ यूथ। देखिए ये जो आर्टिकल है यूथ पे बेसिकली डिपेंडेंट है, और यूथ की बात इसलिए आ रही है क्योंकि कोविड-19 ने पूरी तरह अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो एजुकेशन सिस्टम है, और एजुकेशन सिस्टम के कारण जो यूथ का जो मेंटलिटी सिस्टम है, उन सभी पे जो पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट पड़ा है उसको बेसिकली ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल को लिखा गया है। तो द स्किल डेवलपमेंट सेक्टर हैज़ ग्रोन इन इंडिया बट हैज़ मेनी चैलेंज। तो भारत में जो स्किल का डेवलपमेंट है वो कहीं होगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारे चैलेंज देखने को मिलते हैं। अगर बात करें कोविड-19 की, तो एक प्रमुख डाटा है, आप कभी भी ऐसे लिखते समय या किसी भी बात को बताते समय इसको कोट कर सकते हैं। और वो बात क्या है कि over 320 million learners have been affected and more than 5 million young people are likely to have lost their jobs। यानी कि लगभग 320 मिलियन लोग क्या हुए हैं इस कोविड-19 के कारण, उनके लर्नर जो थे वो अफेक्टेड हैं। किससे हैं? अफेक्टेड बिकॉज ऑफ पेंडेमिक कोविड-19। साथ ही साथ 5 मिलियन जो यंग पीपल हैं वो लॉस्ट देयर जॉब्स। उन्होंने अपनी जॉब्स को क्या कर दिया? लॉस्ट कर दिया, खो दिया। यानी लगभग 5 मिलियन लोगों ने अपने जॉब्स को क्या कर दिया है? लॉस्ट कर दिया। तो ये कुछ प्रमुख डाटा हैं, उसको आप कोर्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें भारत के राइट टू एजुकेशन एक्ट की, तो ये गारंटी देता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है कंपलसरी और एजुकेशन दिया जाए, कंपलसरी और फ्री एजुकेशन दिया जाए। कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इस कोविड-19 के कारण जो इम्पैक्ट पड़ा है ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हमारे यूथ पे भी देखने को मिल रहा है। और बात करें स्किल डेवलपमेंट की, जो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसका जो एम है वो प्रोवाइड करना है क्या? वोकेशनल एजुकेशन टू 50%। लगभग 2025 तक हर लगभग 50% यूथ को, यानी 50% लोगों को
वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड करने का इसका प्रमुख लक्ष्य है। अर्थात स्किल डेवलपमेंट इसका एक प्रमुख मतलब वर्क फंक्शन है किसका, हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है। तथा फ्रेंड्स यदि बात करें आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन की, तो वो कुछ इस प्रकार से होगा कि लिखा हुआ है कि राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो आप सभी लोग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे 100 वर्ड्स में अपने सभी एस्पेक्ट को लिखने का प्रयास करेंगे और उसके सभी बेसिक एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो आई होप ये सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।